कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की जिस तरह रेप के बाद हत्या कर दी जाती है, तो इस मामले को पूरी देश जानना चाहते हैं कि आखिर ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुआ क्या था। मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाती है। अब पश्चिम बंगाल की जो सरकार होती है उससे सवाल किया जाता है, पूछा जाता है कि ये लाशें आपको सबसे पहले कब मिली थी। तो बताया जाता है कि 6 बजे सुबह में मिली थी। उसके बाद पूछा जाता है कि घर वालों को तुमने 3 घंटे तक इंतजार क्यों करवाया। साथ ही पूछा जाता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब हुई थी। तो उसके बाद पूछा जाता है कि तुमने पोस्टमार्टम के बाद लाश को कब परिवार के पास सौंपा। उसके बाद पूछा जाता है कि एफआईआर कब दर्ज करवाया। तो कहा जाता है कि 11 बजकर 45 मिनट के उसी रात को एफआईआर दर्ज करवाएगा। यानी कि ऐसा कहा जाता है कि भारत के इतिहास में ये पहला ऐसा केस है जहां पोस्टमार्टम पहले होती है और बाद में एफआईआर लिखा जाता है, जबकि नियमतः ऐसा होता है, ये तर्क ऐसा होता है कि सबसे पहले किसी भी लाश को मिलता है तो उसका सबसे पहले एफआईआर लिखा जाता है, उसके बाद उसका पंचनामा होता है, उसके बाद उसमें पोस्टमार्टम के लिए उसे लाश को भेजा जाता है। फिर पोस्टमार्टम के बाद उसके घर वालों को लाश सौंप दी जाती है। लेकिन यहाँ दोस्तों हर चीज उल्टा पुल्टा हुआ है। तो इन सब चीजों से लगता है कि कुछ ना कुछ इस केस में कहीं ना कहीं पुलिस की इतनी ज्यादा गैर जिम्मेदारी का भी कुछ रीजन हो, शायद कुछ रहस्य हो। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी। इसीलिए अब कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल पुलिस होती है जो उस पर सवाल उठना लाजमी है, उस पर बहुत सारे सवाल उठते हैं। लेकिन इस बीच सीबीआई पर भी बहुत ज्यादा प्रेशर होता है कि उस घटनाक्रम में आखिर क्या हुआ, असली वजह क्या थी, क्यों ट्रेनी डॉक्टर की हत्या कर दी गई। तो ये सब कई सवाल उस आरोपी संजय से पूछी जाती है और इस बीच कई ऑडियो क्लिप भी वायरल होती है। तो इस ऑडियो क्लिप के माध्यम से बहुत कुछ पता चलता है। तो कहीं कुछ कहा जाता है कि उस बीच संजय अकेला नहीं था बल्कि वहां 5 डॉक्टर थे। तो किसी ऑडियो क्लिप से ये पता चलता है कि नहीं, वहां करीब 7 डॉक्टर थे। तो कभी पता चलता है कि नहीं, वहां 12 डॉक्टर थे। ऐसे ऐसे कई कई तथ्य आते जा रहे हैं। लेकिन हम फिर से इस मामले को समझने की कोशिश करते हैं कि जब से ये घटना स्टार्ट हुआ है तब से अभी तक क्या हुआ है और सुप्रीम कोर्ट अब क्या करने वाली है आगे। और 22 अगस्त को भी सीबीआई अपना रिपोर्ट भी सौंपेगी कि अब तक क्या क्या कार्रवाई हुई है। नमस्कार दोस्तों, मैं नंदन पंडित आप लोगों को ये कोलकाता कांड की पूरी कहानी शुरू से बताता हूँ अब तक की। तो बने रहे पूरी वीडियो में। दोस्तों, होता यूं है कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल में वहाँ एक पीजी ग्रेजुएट सेकंड ईयर की स्टूडेंट जो कि अब सभी पेशेंट को देख करके करीब रात में 2 बजे जिस आरजीकर हॉस्पिटल में ऊपर 4th फ्लोर पे एक सेमिनार हॉल था, उसमें प्राय काफी डॉक्टर जाकर के रेस्ट किया करते थे। तो उसमें रात के 2 बजे वो जाती है और जाकर रेस्ट करने के लिए सो जाती है। और उसी हॉस्पिटल में एक संजय रॉय नाम का लड़का जो कि 1 दिन पहले से वहां पर एक पेशेंट को एडमिट करवाया था, उसके देख रेख के लिए आता था, घूमता रहता था। बता दे पहले कि ये संजय रॉय नाम का ये लड़का, ये कोलकाता पुलिस के ही सिविक वॉलेंटियर है। इसलिए वो पुलिस की ही टी शर्ट भी पहनता था। तो उसको वहां के हॉस्पिटल में कहीं कोई रोक छेक नहीं होता था, वो कहीं भी घूमता रहता था। जब सेमिनार हॉल में ये लड़की जाकर सो रही थी तो वो संजय रॉय नाम का लड़का भी घूमते हुए वो जब देखा कि वहां एक महिला डॉक्टर सो रही है, तो ये संजय रॉय उस उस रूम हॉल में गया और उसके साथ गलत कर दिया। दोस्तों, मैं आपको संजय रॉय के बारे में कुछ कहानी बता देता हूँ। संजय रॉय किस टाइप के इंसान थे। तो दोस्तों, संजय रॉय की टोटल 4 शादी हो चुकी है, जिसमें कि उसके 2 बीवी भाग गई और तीसरी बीवी की मौत हो गई और चौथे अभी प्रेजेंट में है। डॉक दोस्तों, संजय रॉय काफी शराबी और फोन एडिक्टेड पर्सन थे। तो ये उस रात भी जैसे ही महिला डॉक्टर को अकेला पाया तो इसके अंदर की दरिंदा जाग गया और उसके साथ ये काफी गलत किया। दोस्तों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि उस लेडी डॉक्टर की गर्दन की हड्डी टूट गई है और फिर पैर की, हाथ की भी हड्डी टूटी है और शरीर के लगभग हर एक हिस्सों में जख्म है।
उनका आँख से, मुँह से, प्राइवेट पार्ट से भी ब्लड निकल रहा था। उसका कारण था कि वो डॉक्टर चश्मा पहनती थी और उसके चश्मे पर भी शीशा समेत उस पे चोट पहुँचाया गया, जिस वजह से शीशा आँख के अंदर घुस गया था और ब्लड भी निकल रही थी। तो दोस्तों ये सब कांड वही करीब रात के 3 बजे से 4 बजे के बीच होती है और उसके बाद वहाँ से संजय रॉय निकल जाते हैं। फिर मॉर्निंग टाइम में करीब 6 बजे जब हॉस्पिटल के ही एक कोई कर्मचारी वहाँ पहुँचता है, तो वो देखता है कि यहाँ एक डॉक्टर सो रही है। जब वो करीब जाकर के देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो काफ़ी नग्न अवस्था में थी और पूरा खून से लथपथ थी। तो वो जाकर नीचे सभी से बताता है और जैसे ही ये मामला सब लोग सुनते हैं, तो जितने मुँह आवाज़ गई, जितने लोग सुना, सब लोग उस कमरे में आते हैं और उसे देखते हैं कि आखिर क्या है। और तब तक वहाँ के प्रिंसिपल संदीप घोष को भी इन्फॉर्म किया जाता है और उन्हें फ़ोटो भेजा जाता है कि यहाँ हॉस्पिटल में ऐसे कांड हो चुके हैं। फिर भी संदीप घोष वहाँ आने में काफ़ी लेट करते हैं और करीब 10-11 बजे उस लेडी डॉक्टर के घर कॉल किया जाता है कि आपकी बेटी बेटी की तबीयत बहुत खराब है। जब उनका पापा ये सोचते हैं कि रात में हमने बात ही किया, अभी इतना क्या तबीयत खराब हो गया, बेटी को बार-बार कॉल करते हैं उसका पापा, तो नहीं बात होने पर भी फिर जब यहाँ आते हैं, तो इसे बताया जाता है कि आपकी बेटी सुसाइड कर ली है। जबकि दोस्तों साफ ये लाश से पता चल रहा था कि ये सुसाइड नहीं है। दोस्तों उसके बाद जब वहाँ पुलिस पहुँचती है तो बिना एफआईआर दर्ज किए लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है और रूम को सीज सही से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत लोग पहले से एंट्री कर चुके थे, जो कि कोई भी निशान की मिलने की चांसेस कम थी। फिर भी हर लोगों की फोर्स की वजह से पुलिस जब वहाँ की इन्वेस्टिगेशन किया तो वहाँ एक ब्लूटूथ मिला और वो ब्लूटूथ संजय रॉय के मोबाइल से कनेक्ट हो रहा था। और फिर संजय रॉय को जब गिरफ्तार करने के लिए गया तो उसके जूते में ब्लड भी लगा हुआ था, जो ब्लड वो लेडी डॉक्टर की ही थी। तो संजय रॉय गिरफ्तार हो गए और वो अपनी गलती कबूल भी कर ली। पर ये सब चीज़ होने में पुलिस काफ़ी समय लेती है, लगभग 3, 4, 5 दिन हो जाता है। तो फिर सब लोग फ़ोर्स करते हैं कि नहीं, ये काम सीबीआई को सौंपा जाए और फिर ये इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के अंदर चली जाती है और हाई कोर्ट में याचिका दर्ज की जाती है। फिर भी ये अब तक काम स्लो ही चल रहा है और इसमें अभी भी ये क्लियर नहीं हो पाया कि वहाँ संजय रॉय के अलावा और कितने लोग थे। अभी काफ़ी ऑडियो क्लिप से ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 7 लोग हैं, कभी 5 लोग हैं, कभी 12 लोग हैं। तो कितने लोग, क्योंकि पोस्टमार्टम से डॉक्टर के कहना है कि यहाँ ये ओनली 1 लोग का रेप किया हुआ नहीं है, यहाँ गैंग रेप हुआ है, क्योंकि उनके प्राइवेट पार्ट में 151 एमजी सीमेन मिले हैं। दोस्तों बता दें, अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक चल गई है और सुप्रीम कोर्ट अब संजय रॉय का पोलोग्राफी टेस्ट करवाने वाले हैं। पोलोग्राफी टेस्ट जो हमने आज तक टीवी में देखा है कि मशीन लगा करके उससे क्वेश्चन किया जाता है, जिस क्वेश्चन को वो अगर सही जवाब दे रहा है तो वो इंडिकेट करती है कि ये सही जवाब दे रहा है, जब वो गलत जवाब दे रहा है तो इंडिकेट करती है ये गलत जवाब दे रहा है। तो अब इसका सब पूरा पूरी संजय रॉय पर डिपेंड करता है कि वो जब पोलोग्राफी टेस्ट होती है तभी ये केस का क्लियर रूप से समाधान पता चल सकता है कि आखिर कितने लोग थे, आखिर क्या क्या किए थे। क्योंकि संजय रॉय भी अब तक इस केस को काफी गुमराह करने की कोशिश कर रही है और शायद इसमें और भी लोगों का हाथ है। इसमें वहाँ के प्रिंसिपल संदीप घोष का भी बहुत ज्यादा हाथ होने के चांसेस है, क्योंकि वो स्टार्टिंग से इस मामले को दबाना चाह रहे थे और वो बस सिंपैथी लेने के लिए ऐसा कहा था स्टार्ट में कि ये हमारी बेटी जैसी, इसलिए मैं यहाँ से इस्तीफा दे रहा हूँ। आरजी कर मेडिकल कॉलेज से वहाँ के प्रिंसिपल संदीप घोष इस्तीफा दे दिए थे, लेकिन फिर उसके 1-2 दिन के बाद ही दूसरे जगह कोलकाता सरकार ने उसे पोस्टिंग दे दी थी। इसलिए अब संदीप घोष का भी इस मामले से कुछ ना कुछ ताल्लुक है, ऐसा बताया जा रहा है। पर दोस्तों अभी तक इस केस की सही इन्वेस्टिगेशन कंफर्म नहीं हुआ है। अब इंतजार हो रही है कि पोलोग्राफी टेस्ट में संजय रॉय क्या जवाब देते हैं। पर दोस्तों इस महिला डॉक्टर की कहानी से हम लोगों को एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि ठीक है, हमारा ये सोसाइटी थोड़ा कमजोर हो रही है, पर इसके लिए तो जो होना है हो ही, लेकिन महिलाओं को, लड़कियों को भी इस चीज की ध्यान रखनी चाहिए कि कभी भी वैसे एकांत जगह पर अकेली ना रहे। कब कहाँ कौन सा दरिंदा पहुंच जाए इसका कोई पता नहीं किया जा सकता। तो बी केयरफुल, बी सेफ। थैंक यू।